प्रीमियम जस्टिफाई करती है। जी सुनील सर, अभी तो हम लोगों का जो इंडिया स्टॉक है वो एफएमसीजी जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा, अभी तो उसका मिड कैप जैसा बिहेवियर है। देखिए जो 10 साल वाला निवेशक है उसका रिटर्न तो 6 महीने में बन जा रहा है सर। करेक्ट। ठीक है। और जो 3 साल 5 साल वाला म्यूचुअल फंड वाला उसका तो 2 2 महीने में बन रहा है। और इंट्राडे की तो पूछो मत। अभी तो सब लोग खुश हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए वैल्यूएशन कोई शायद देख नहीं रहा होगा या वैल्यूएशन के तरीके बदल रहे हैं। लेकिन हम इसमें एक दूसरा थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, टक्कर सर के पास चलते हैं, क्योंकि उन्हीं के इलाके में सबसे बढ़िया मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं ज़रा। बैंक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस Q1 में आया है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें कई सारे पेन पॉइंट्स हैं और वो फैक्चुअल हैं, उसको कोई आप से कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता। पीएसयू बैंक्स का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर हुआ है। प्राइवेट बैंक्स की एसेट क्वालिटी खराब हुई है। Q1Q अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम पीएसयू बैंक्स की 0.25% डाउन है और प्राइवेट बैंक की 2.5% अप है। टोटल 0.81% की ग्रोथ है सर। बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है टक्कर सर, आप समझाइए। जो इतनी बड़ी 15-16% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही थी, अब वो न्यूट्रलाइज होकर नीचे आ रही है। मार्जिन पे प्रेशर है, डिपॉजिट मिल नहीं रहा है और किसी के पास अभी कोई तरीका नहीं। मीटिंग बहुत हो रही है दिल्ली और रेगुलेटर के यहाँ की डिपॉजिट कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन फार्मूला किसी के पास नहीं, क्योंकि जो इक्विटी वाला सेगमेंट है वो ठंडा ही नहीं पड़ रहा है। टक्कर साहब, क्या प्रॉब्लम बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए? देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर है, जैसे आपने अभी आंकड़े बताए, निम वगैरह उनका थोड़ा सा इस बारी इस क्वार्टर में पीएसयू बैंक का नो डाउट डाउन गया है। उसके पीछे जो मेन कारण यही है कि जो डिपॉजिट कॉस्ट है, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स थी, वो बढ़ गई है। बिकॉज डिपॉजिट की शॉर्टेज थी, तो उनको मतलब बेटर रेट्स ऑफर करने पड़े टू द डिपॉजिटर्स। प्लस जो उनके दूसरे सोर्सेज से जो वो फंड रेज करें, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। और उधर जो लोन बुक है, लोन बुक पे कुछ वो ब्याज बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि अभी देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ जो बैंक के लोन है वो रिपो रेट से लिंक्ड है। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द जो बैंक का एक लोन पोर्टफोलियो होता है वो रिपो रेट से लिंक्ड होता है, क्योंकि वो रिपो रेट अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं कि वो कांस्टेंट चल रहा है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी के कोई स्कोप नहीं था। तो उससे उनका जो निम था उस पर असर आया। अगर आप और देखें, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं, उनके यस कुछ इश्यूज आए हैं। बिकॉज जो ये हमने रिटेल लेंडिंग स्पेशली जो अनसिक्योर्ड थी, उस पे थोड़ा सा अभी दबाव दिख रहा है। इन द सेंस कि अकाउंट्स रिटेल वाले कई बैंकों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बैंकों में वहां पे उनके ऊपर लाइक एनपीएज और प्रेशर है कि वो अकाउंट्स खराब हो रहे हैं। तो वो एक कंसर्न है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और जैसे पीछे अभी फाइनेंस मिनिस्टर और जो रिजर्व बैंक से मीटिंग हुई, तो बैंकों को कहा गया है कि वो अपना जो डिपॉजिट है उसको, जो नॉर्मल डिपॉजिट होता है, एक नॉर्मल कस्टमर से लेते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे आपने ही बताया कि इश्यूज हैं, क्योंकि जो पैसा था जो कि नॉर्मल कोर्स में बैंकों में आया करता था, एक नॉर्मल एक डिपॉजिटर है, वो जो भी उसके सरप्लस फंड थे, एक हाउस होल्ड है, वो बैंक में जमा कराते थे। लेकिन अभी ये सारा जो आदमी की सेविंग्स है, स्पेशली अर्बन और आई थिंक इवन सेमी अर्बन सेंटर्स में, रूरल को छोड़ दीजिए, वो अब ज्यादा जा रहा है स्टॉक मार्केट में, जा रहा है म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, और जो अदर एवेन्यूज हैं, इवन टू सम एक्सटेंट रियल एस्टेट में भी पैसा जा रहा है। तो वो डाइवर्ट हो गया है। तो उससे बैंकों की जो डिपॉजिट की ग्रोथ है उस पर असर आया है। इसीलिए गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है और बैंकों को कह रही है कि आप कोशिश कीजिए कि, और जो आपका जो नॉर्मल जो कोर्स में डिपॉजिट आता है उसकी मतलब इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी तभी सस्टेन हो पाएगी अगर आपका डिपॉजिट ग्रोथ होगी। क्योंकि जो क्या बोले रॉ मटेरियल है लोन्स के लिए, वो तो डिपॉजिट ही है। तो ये कंसर्न्स हैं। बट लेकिन अभी बैंकों में अदरवाइज ओवरऑल देखिए, तो जो पहले प्रेशर था एनपीएस का, उसके लिए जो बैंकों को प्रोविजन करने पड़ते थे, वो बड़े हद तक रिड्यूस हो गए हैं। तो उससे वो बैंक के पास अभी वो एक कुशन अवेलेबल है
कि इवन थोड़ा सा अगर डिपॉजिट रेट पे थोड़ा उनको बढ़ाना भी पड़ता है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो मैं नहीं, नहीं समझता कि इतना कोई मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में जरूर इशू आ रहे हैं, बट मीडियम टर्म में अभी बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। टक्कर से मुझे लगता है मीडियम टर्म में भी दिक्कत आ सकती है। कैसे? देखिए देखिए, अभी 6.7% जीडीपी है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यही हमारी एनुअलाइज्ड है, अभी तो Q1 की है। 5% इन्फ्लेशन मान लेते हैं, तो 11.5 पौने 12% से ऊपर क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं सकती, नॉमिनल ही रहेगी। तो जो अभी चल रही वो और नीचे आएगी, लेकिन आपको डिपॉजिट चाहिए, कासा भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि साल 2 साल के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका सोल्यूशन साइड में नहीं है। ये देखिए, एज फार एज अगर आप देखें लिक्विडिटी के इशू जो थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, आई थिंक रिजर्व बैंक ने उसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट क्रेडिट ग्रोथ रेट के साथ के टेकअप नहीं कर पाई, लेकिन एज सच बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आए। वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है और ये काफी हद तक मदद करेगा बैंकों को ग्रो करने में। वो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वो क्रेडिट ग्रोथ को सस्टेन 15% जो पीछे एक बार आई उसको सस्टेन नहीं कर सकते। क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखिए नॉर्मल एवरेज 11-12% के आसपास रहनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई बैंकों पे एकदम कोई इशू आने वाले हैं। तो विद दिस प्रेजेंट ग्रोथ रेट एवरीथिंग, मैं ये समझता हूं कि इन द नॉर्मल कोर्स बैंक्स उसको सस्टेन कर लेंगे और सच इंडस्ट्री में कोई इशू वाली ऐसी बात नहीं है। जी सुशांत जी, एक क्विक कमेंट आपका। क्रेडिट ग्रोथ अगर नॉर्मलाइज हो रही है तो डिपॉजिट ग्रोथ कैसे आएगी? आप लोग बैंक बताओ, बैंकिंग सेक्टर कैसा लग रहा है आपको आजकल? देखिए, बैंकिंग सेक्टर अब देखेंगे, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि मैं यूएस में भी हेवीली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इंडिया में भी करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक इवेंट सुना होगा आप सबने कि केयर हॉस्पिटल गॉट बॉट अप बाय ब्लैक रॉक्स। ठीक है, जो इस टाइप का जो अनइवन इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई से, वो ऑल ऑफ ए सडन डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। बाकी टक्कर साहब ने जो बोला कि मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर, नॉट द कॉर्पोरेट, द रिटेल इन्वेस्टर्स गोइंग अक्रॉस रियल एस्टेट, अक्रॉस अदर इन्वेस्टमेंट, अदर स्टॉक। सो आज के जमाने में कोई भी इंसान डायरेक्टली इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, बी इट सेविंग्स बैंक अकाउंट में एफडी करना, ये सब पुराना हो गया। पुराने जमाने में आप देखते हैं लोगों ने एलआईसी में बहुत पैसा भरते थे। ऑल दो सेविंग स्कीम्स हैज बीन गॉन। सो नाउ some good performing banks, be it HDFC, ICICI, the bigger one, the Axis, the yes, 3 or 4 banks are performing well because of their credibility. People are putting their money. If you look at the other banks or the small FDI, and plus the fintech is also one of the key factor. Fintech क्या कर रहा है आपको देखिएगा, छोटा छोटा लोन्स भी दे रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। सो आपको, if you notice, the intraday trading has been converted into so many small different kind of investments. Like कहेंगे लोग 5-7 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहेंगे आजकल लोग टेक का आ गया, इसमें छोटे छोटे ऐप बेस्ड सैलरी के पहले आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का इन्वेस्टमेंट तरीका ही बदल गया एंड लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल बकेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं रेदर देन पुटिंग इन द ऑल एज टुगेदर। आजकल जस्ट फॉर अ स्मॉल इंटरेस्ट रेट के लिए एफडीआई, सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड ऑल, दे आर नॉट पुटिंग एनी मनी एनी मोर। उसके लिए काफी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी रिसेंटली एक टेक ओवर आया हल्दीराम्स के लिए $10 बिलियन का, एक इंडियन कंपनी के लिए। आपको लगेगा 10 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? एट ऑफ द डे थ्रू फंड्स, थ्रू बॉन्ड्स, इस तरीके से आएगा इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये सारा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन, ये थोड़ा सा इनबैलेंस क्रिएट किया है और ये हमेशा रहेगा, पर टाइम लगेगा सेटल होने में। इफ यू लुक एट इट ऑन एन एवरेज, एक अमेरिकन सिटीजन का अपना बैंक डिपॉजिट देखना, वो सिमिलर वे में इंडिया में भी होने वाला है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विल बी द फिक्स्ड डिपॉजिट और इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये थोड़ा सा क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है। ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, क्योंकि बैंकों को अपने बिजनेस मॉडल को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हाँ, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस 26 से 48% की CAGR से प्रॉफिट बढ़ रहा है और स्टॉक रिटर्न जीरो, लिटरली जीरो है।